Hey guys, hello everyone. I hope all of you are doing good. देखो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ये सीखा कि देखो अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये क्या प्रोड्यूस करेगा? व्हाट डज इट प्रोड्यूस इन दैट रीजन? कुछ याद है? इसको लेकर मैंने बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था और इसका जवाब है कि सर ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि क्या इसका रिवर्स, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू हो सकता है? मतलब कैन ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? कभी सोचा इसके बारे में? इसके बारे में मैक्सवेल ने सोचा था और उसने कहा कि भाई ऐसा ही होता है, इसका रिवर्स भी ट्रू है, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। देखो याद रखना, ध्यान से सुनना, हमने अब तक क्या सीखा? हमने अब तक ये सीखा कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और आज मैंने क्या कहा कि यस, अगर हमारे पास एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आया? तो मैक्सवेल ने इसी वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से स्टडी किया और स्टडी करके चार फेमस इक्वेशंस दिए which has formed the basis of electromagnetism, राइट? इन सारे चार इक्वेशंस के बारे में, चार फॉर्मूलाज के बारे में हम आगे जाके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द डिस्कशन। एंड इन सारे चार बेसिक लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम ये था कि ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इन टर्न टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कपल्ड टुगेदर एंड टुगेदर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात समझ में आया? और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दे बेसिकली प्रोपोगेट इन स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. This time varying magnetic field and this time varying electric field which mutually produce each other coupled together to form the wave called as electromagnetic wave. Is that clear? पक्का समझ में आया? इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आइडिया है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 meter per second, इसी से ही आगे जाके ये कंक्लूजन आया कि लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बात समझ आया? सो मैक्सवेल ने क्या किया? देखो फाइनली मैक्सवेल ने तीन फील्ड्स को यूनिफाई कर दिया, कंबाइन कर दिया। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट। इन तीनों फील्ड्स को कंबाइन कर दिया। मैक्सवेल के ये जो स्टडी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, जो ये स्टडी था, विच लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ दिस थ्री फील्ड्स, ठीक है? फिर 1885 में हर्ट्ज इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंटली एग्जिबिट किया कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद मार्कोनी एंड अदर साइंटिस्ट इन ईएम वेव्स को इन्होंने टेक्नोलॉजिकली यूज किया एंड फाइनली आज जो हमको कम्युनिकेशन में ये जो रिवोल्यूशन दिख रहा है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ देयर हार्ड वर्क, ठीक है? ओके फाइन। अभी जब हम इस टॉपिक में जब अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले हमको कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाना पड़ेगा, बिकॉज उसी के बेसिस पे आगे का डिस्कशन होगा। तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट करंट और हम जिस करंट को जानते हैं उसमें डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंडक्शन करंट क्या है। देखो कंडक्शन करंट इज ए रिजल्ट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। जब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है उसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं। लेकिन ये जो करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कंप्लीटली एक अलग आइडिया है, मैं बताऊंगा। फिलहाल धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम सबसे पहले हमने जो एम्पियर्स लॉ सीखा था, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एंड क्लोज्ड बाय द लूप। इसको और एक बार रिविजिट करेंगे, ठीक है? धीरे धीरे हम अपने कंसेप्ट को अप्रोच करेंगे। देखो ऐसा है, जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। सो दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके फाइन, लेट अस से इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। और ये पूछा गया कि ये बताओ कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? इज दैट क्लियर? एंड वी ऑल नो कि आर डिस्टेंस पे या इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो फील्ड लाइन डायग्राम होगा, वो दिखने में कैसा होगा? द डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ होगा।
है ना? The diagram will look something like this. This is the magnetic field line diagram, and if I put my thumb along the direction of current and if I curl my fingers, that will basically show the direction of magnetic field. तो magnetic field का direction कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है ना? यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है? तो r डिस्टेंस पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, then we can basically use Ampere's law. Ampere's law क्या कहता है? Using Ampere's law, ध्यान देना, Ampere's law ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है ना? तो ये जो करंट I है, ध्यान देना, ये I क्या है? दिस इज द, एक मिनट, दिस इज द करंट एनक्लोज्ड बाय लूप. लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया? ये, ठीक है? अच्छा, अभी अगर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, इफ इंटीग्रेट दिस, मुझे पता है कि r डिस्टेंस पे b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, तो हमने b रख दिया और इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन किसका आएगा? सिर्फ dl का आएगा, है ना? एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड इन दिस केस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl इन दिस केस, देखो मैंने dl वेक्टर का इंटीग्रेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ dl का इंटीग्रेशन किया, एंड दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पेरिफेरी ऑफ दिस ब्लू सर्कल, एंड दैट विल बी इन दिस केस इक्वल टू 2 pi r, that is equal to mu naught times the total current enclosed. तो यहाँ से हम b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, that is mu naught I divided by 2 pi r. So this is the expression for magnetic field at a distance of r. समझ में आया? इसमें मैं थोड़ा सा, एक छोटा सा चेंज लाना चाहूँगा. मैं ये चेंज लाना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर हमने ये लूप माना है, तो हम ये कहते हैं द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, इस लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया है. इसी लैंग्वेज को मैं थोड़ा बदलना चाहूँगा. अभी देखो, मैं यहाँ पर एक सरफेस मानता हूँ, ऐसे ये जो लूप का सरफेस है हमने ऐसा माना है, दिस इज द प्लानर सरफेस. लूप का जो सरफेस है इस केस में हमने प्लानर सरफेस माना, ठीक है? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. एंड जिस पाथ में हमने इंटीग्रेट किया, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, जरा से वो m है, ये जो पाथ है, ब्लू कलर का जो सर्कल दिख रहा है, दैट इज द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज, ठीक है? अभी मैं जब कहूँगा, मैं ऐसा कहूँगा, व्हाट इज करंट I? करंट I इज द करंट विच इज इंटरसेप्टेड बाय द लूप, विच इज इंटरसेप्टेड बाय द एरिया ऑफ द लूप. मतलब ये जो लूप है उसका जो एरिया है वो कितने करंट को काट रहा है. मैं ऐसे लैंग्वेज को चेंज कर दूंगा. फिर से कह रहा हूँ, पहले मैं क्या कहता था? करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप. अभी मैं क्या कहूँगा? करंट एनक्लोज्ड नहीं कहूँगा, इस बार मैं कहूँगा द करंट विच इज इंटरसेप्टेड बाय द सरफेस ऑफ द लूप. समझ में आया? तो मैं यहाँ पर I जो है इसको भी मैं ऐसा कहूँगा, करंट इंटरसेप्टेड बाय सरफेस ऑफ द लूप. मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बोल रहा हूँ, ठीक है? बात तो एक ही है. यहाँ पर हमने जो ये एरिया माना है, ये जो प्लानर सरफेस माना है, दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. दिख रहा है ऐसा? ठीक है? अभी मैं फिर से इस एम्पेयर्स लॉ को यूज करूंगा, फिर से सेम सिचुएशन है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एक चेंज लाऊंगा. मैं दिखाता हूँ क्या चेंज लाऊंगा. अभी सुनो सिर्फ ध्यान से. लेट अस से वही करंट कैरिंग वायर है, ध्यान से देखना. लेट अस से दिस इज द करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना? क्वेश्चन वही है कि r डिस्टेंस पे फील्ड कितना है वो बताओ. तो ये हो गया, r डिस्टेंस पे हमको फील्ड बताना है. तो हम अगर लूप बनाएंगे तो ऐसा लूप बनाएंगे, ध्यान से देखो, दिस इज द लूप, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिख रहा है सबको? ठीक है ना? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने जो सरफेस माना है उसको प्लानर सरफेस माना है. अभी जो मैं सरफेस मानूंगा उसका पिक्चर थोड़ा सा बदल दूंगा. लेट अस से अभी हमें ऐसा सरफेस माना, एक पॉट शेप का सरफेस माना. किस शेप का सरफेस माना? पॉट सरफेस का. इसका मैं आगे बढ़ा देता हूँ. सो दिस इज द सरफेस इन दिस केस. ध्यान देना, दिस इज द सरफेस इन दिस केस. This is the pot shape surface. ठीक है? पाथ, पाथ तो वही रहा, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन.
उसको हमने एम ही रखा। यहाँ पर भी पाथ ऑफ इंटीग्रेशन और यहाँ पर भी ये जो सर्कल तुमको दिख रहा है यही है हमारा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। हमने पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को सेम रखा। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, दोनों में हमने ये जो सरफेस है यहाँ पर हमने प्लानर सरफेस माना और यहाँ पर ऐसे पॉट शेप सरफेस माना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने जो तुमको नया लैंग्वेज बोला उस लैंग्वेज के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर एम्पेयर्स लॉ यूज करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इंटरसेप्टेड बाय द सरफेस। इस सरफेस ने कितने करंट को इंटरसेप्ट किया, ध्यान से देखो यहाँ पर ये करंट के लाइन को कट करता है और कितने करंट को इंटरसेप्ट किया, आई करंट को इंटरसेप्ट किया, तो हमने म्यू नॉट इंटू आई लिख दिया। अभी अगर इस इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाए हम बी को बाहर रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज व्हाट, जिस पाथ के अलॉन्ग हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये देखो दिस इज पाथ एम जिसके अलॉन्ग हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ध्यान से देखना, सो यहाँ पर b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल के जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और यहाँ पर हम b के जगह क्या लिख सकते हैं, b इन दिस केस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। चाहे तुम इस एक्सप्रेशन को देखो चाहे तुम इस एक्सप्रेशन को देखो, दोनों एक्सप्रेशन के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर वो सेम है। दैट मीन्स इस बात को समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हमने इस लूप का सरफेस कैसे माना है उस पर डिपेंड नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। चाहे मैंने प्लानर सरफेस माना इस केस में, चाहे मैं ऐसा पॉट शेप सरफेस मानूं, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिख के रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं, इज इंडिपेंडेंट of the shape of the surface। ठीक है, वो सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, अभी तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर आप एम्पियर्स लॉ को ही इस अलग अलग तरीके से क्यों बता रहे हैं, हमने तो पहले ये सीखा था, आपने फिर से यही बोला लेकिन थोड़ा सा चेंज किया। देखो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज अब इस वक्त मैंने तुमको जो ये एक सिचुएशन दिखाया है, ये सिचुएशन मैं फिर से यूज करने वाला हूँ। मैं चाहूंगा कि तुम इस डिस्कशन से ये समझ के जाओ कि सरफेस का शेप कैसा भी हो, सरफेस का शेप कैसा भी हो, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, इट हैज टू बी द सेम। बी का वैल्यू सरफेस, वो जो हमने लूप माना है उसका सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ इस पर्टिकुलर आइडिया को यहाँ से सीखो, बिकॉज इसी आइडिया को मैं आगे जाके फिर से यूज करूंगा। ठीक है, फिलहाल इसको पॉज करके कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी जो हमने एम्पियर्स लॉ का अप्लाई किया है, अभी उसी एम्पियर्स लॉ को हम यूज करेंगे बट इन ए रीजन विच इज लोकेटेड नियर ए कैपेसिटर। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर प्लेट है, दिस इज अ वायर, और इस वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है और इस प्लेट में आ रहा है, एंड दैट इज ऑब्वियस, करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो करंट अगर इस तरफ आ रहा होगा तो इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये पता है ना, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आता है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आता है। नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ आ रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो करंट को हम किस तरफ मान सकते हैं, करंट हम राइट की तरफ मान सकते हैं। सो इन दिस केस ये जो करंट आई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जिस रेट से कैपेसिटर प्लेट में चार्ज का वैल्यू चेंज हो रहा होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट dq by dt, द रेट एट विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स आर चेंजिंग, दैट विल रिप्रेजेंट द करंट। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पर हमने जो सरफेस कंसिडर किया है हमने ऐसे प्लानर सरफेस कंसिडर किया है। सो द सरफेस वी हैव चूजन हियर इज ए प्लानर सरफेस। ठीक है, दिस इज अ प्लानर सरफेस दैट वी हैव चूजन। एंड ध्यान से देखो, इसने करंट को इंटरसेप्ट किया, कट किया। इस जगह पर ये जो सरफेस है इसने करंट कैरिंग वायर को कट किया है, तो कितने करंट को इंटरसेप्ट किया होगा, आई करंट को इंटरसेप्ट किया होगा। तो यहाँ पर अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएं, ध्यान से देखना, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, लेट्स सी हमको क्या मिलेगा। हम निकालना क्या चाहते हैं, हम ये निकालना चाहते हैं कि इस वायर के आर डिस्टेंस ऊपर समवेयर हियर, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी नो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, और जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के ऊपर हमने एम्पियर्स लूप भी मान लिया। तो अभी अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाए तो हम क्या लगाएंगे, इसके ध्यान से देखना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बताऊंगा, म्यू टाइम्स द टोटल करंट इंटरसेप्टेड बाय द सरफेस ऑफ द लूप, दैट इज आई करंट को इंटरसेप्ट करता है
और हम इसको अगर खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर हम b का वैल्यू क्या रख सकते हैं, b इन दिस केस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एज ऑब्टेन्ड बाई एम्पियर्स। ठीक है, और हमने ये भी सीखा था कि एम्पियर्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो जो हमने लूप कंसिडर किया उस लूप का सरफेस कैसा है उस पे आंसर, उस पे रिजल्ट डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने फिर से यही सिचुएशन लिया, सिर्फ इस बार हमने क्या किया, हमने सरफेस को बदल दिया, पॉट शेप सरफेस लिया है। ठीक है ना, हमने जो सरफेस लिया दिस इज द पॉट शेप सरफेस। और इस बात पे ध्यान देना कि सरफेस, ये जो सरफेस है इस पॉट शेप स्ट्रक्चर का जो बॉटम है वो हमने कैपेसिटर ब्लेड्स के बीच से पास करवाया। ये जो सरफेस है दिस इज बेसिकली पासिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, जिस पाथ में हम इंटीग्रेट करेंगे। वी ऑल नो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, लेट अस से इन दिस केस ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, लेट अस यूज एम्पियर्स लॉ। तो यूजिंग, ध्यान देना, यूजिंग एम्पियर्स लॉ हमको क्या मिलेगा देखते हैं। अगर हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर is equal to mu naught times the total current intercepted by the surface। and in this case ध्यान से देखो, ये जो सरफेस हमने माना है, फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये जो सरफेस हमने माना है इस सरफेस ने करंट को इंटरसेप्ट ही नहीं किया, काटा ही नहीं। बिकॉज देखो करंट जो आता है वो इस सरफेस के अंदर यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। ये जो सरफेस दिख रहा है इसको कोई भी करंट कट कर नहीं रहा। सो द करंट इंटरसेप्टेड और कट बाय दिस ब्लू सरफेस इन दिस केस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम b का वैल्यू निकालें तो हमको क्या मिल रहा है, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0। एंड दिस इज अ कंट्रडिक्शन, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया भाई कि सरफेस तुम कैसा भी चूज करो, एम्पियर्स लॉ यूज करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन तुमको मिलेगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस दैट हैज बीन चूजन। राइट, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस सेकंड केस में हमको तो पता ही है कि ये एक्सप्रेशन होगा, हमको पहले से ही पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये होगा। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमने कुछ ना कुछ आइडिया को, कुछ ना कुछ फैक्टर को कंसिडर नहीं किया, एंड दैट इज द रीजन इन दोनों आंसर में ये कंट्रडिक्शन आ रहा है। तो अभी हम ये एनालाइज करेंगे, ये निकालने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमने कौन से फैक्टर को छोड़ दिया है। ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को अच्छे से जो मैंने लिखा उसको लिख के रखो। नेक्स्ट हम ये निकालने का कोशिश करेंगे कि क्या है जो कि हम मिस करें। ठीक है, ओके ओके, चलो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। याद है ना, इसके जस्ट पहले हमने जो डिस्कशन किया था, देखो इस वायर के आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा, वो तो डेफिनेटली म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर ही है। जो भी फील्ड होगा यहाँ पर b का वैल्यू जो है दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। उस पे देखो कन्फ्यूजन है ही नहीं, इसमें देखो कन्फ्यूजन है नहीं, लेकिन फिर भी हमको 0 मिल रहा है, मतलब हमने कोई टर्म मिस किया। अभी उसको लेकर थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी एक बात बताओ कि ओके फाइन, हमको समझ में आ रहा है कि ये जो सरफेस है, ये जो पॉट शेप सरफेस है जो कि यू नो किसी को टच नहीं कर रहा है, इट इज नाइदर टचिंग द प्लेट्स, इट इज नाइदर टचिंग द करंट गेटिंग, राइट। ये जो पॉट शेप सरफेस है, इसका जो बॉटम वाला पार्ट है, क्या इस बॉटम वाले पार्ट को कोई काट रहा है? करंट काट नहीं रहा, वो तो हमको समझ में आ गया कि करंट आता है और अंदर ही खत्म हो जाता है, तो इस सरफेस को काट के तो जा नहीं रहा, करंट जा नहीं रहा। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट इज कटिंग द सरफेस? एंड द आंसर इज वेरी ऑब्वियस। डायग्राम में दिख रहा होगा तुमको, समझ में आ चुका होगा कि देखो यहाँ पर जो करंट आई है ना वो आ रहा है, दैट मीन्स चार्ज ऑन द प्लेट, चार्ज ऑन द प्लेट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, राइट। जितना करंट आएगा प्लेट में उतना चार्ज डिपॉजिट होगा, जितना चार्ज डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होते जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया है दिस इज अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो तुम्हारे चोजन सरफेस को काट रहा है। यहाँ पर करंट हमारे पॉट शेप सरफेस को काट नहीं रहा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सरफेस को काट रहा है। Is that clear? So can you tell me इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज Q बाय A इनटू एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अगर इस ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है
जिस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस सरफेस को कट करेगा तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो अगर इसके थ्रू मैं फ्लक्स कितना है, स्पॉट शेप सरफेस की जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड काट रहा है उस जगह के थ्रू फ्लक्स क्या हुआ अगर निकालना चाहो तो वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टिंग द सरफेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। राइट, कौन सा एरिया, प्लेट का जितना एरिया होगा उतने ही पॉट शेप सरफेस के एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा। तो हमने की इनटू ए लिख दिया और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू, हमने अगर ए लिख दिया सो दिस ए बेसिकली गेट्स कैंसल्ड आउट और यहाँ पर हमने क्या लिखता है, दिस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट। और तुमको एक बात समझना है कि यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंसिडर किया है, दिस इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। ये टाइम के साथ क्या कर रही है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हुआ होगा वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा। अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमको क्या मिलेगा, डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, देखो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, और अगर हम चार्ज को डिफरेंशिएट करें दैट इज डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना। डी क्यू बाई डी टी, मैं यहाँ पर कैपिटल क्यू लिखता हूँ, माइनस कैपिटल क्यू लिखता हूँ बिकॉज हमने यहाँ पर कैपिटल क्यू वाला टर्म यूज़ किया है। तो ये जो डी क्यू बाई डी टी है इसको हम सजा के कैसे लिख सकते हैं, इसको सजा के हम लिख सकते हैं आई, दैट इज करंट आई। बात समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। और यहाँ पर हमने क्या लिखता है, दैट इज डी फाई ई बाई डी टी, ध्यान से देखना, राइट। और इस आई को हम क्या लिख सकते हैं, दिस आई इन दिस केस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। दैट मीन्स इस पूरे कहानी को हम सिंप्लीफाई करके क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पर सीन क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों चेंज कर रहा है, बिकॉज इस सरफेस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड काट रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के साथ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण हम इसके साथ एक करंट एसोसिएट कर सकते हैं, एंड वो करंट का जो वैल्यू है दैट इज दिस आई, दिख रहा है, आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और ये जो करंट है, इसी करंट को हम क्या बुलाते हैं, इसी करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। क्या बुलाते हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो इस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बुलाते हैं, इसके पीछे भी एक छोटा सा कहानी है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पहले बहुत पुराने टाइम में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बुलाया जाता था। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बोल के बहुत पहले इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बुलाया जाता था। वो नाम अभी भी कभी कभी यूज किया जाता है, एंड उसी से ये नाम मिला है इस करंट को, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, ये जो है दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट करंट। बात को समझो। तो अभी हम इस पूरी कहानी को सिंप्लीफाई करके कैसे बता सकते हैं कि देखो अभी अगर हमारे पास कोई सरफेस है, लेट्स से दिस इज द सरफेस दैट वी हैव टेकन, ये एक सरफेस है, ध्यान से देखना, लेट्स से ये एक सरफेस है ना। और इस सरफेस के थ्रू जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से इस सरफेस के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। तो इस सरफेस के साथ हम एक करंट आई एसोसिएट करेंगे जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसकी एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। बात समझ में आया। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी कैन एसोसिएट अ करंट with that and we will call it as what, we will call it as displacement current। ठीक है, तो मैंने अभी जो भी बोला उसको लिख के रखो, ठीक है। इस कहानी को हम और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिलहाल इसको लिख के रखो। तो इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये हुआ कि अभी अगर हमने सरफेस ऐसा चूज़ किया कि वो पॉट शेप सरफेस का जो बॉटम वाला पोर्शन वो कैपेसिटर प्लेट के थ्रू जा रहा है, तब हम ऐसा सोचेंगे कि इस सरफेस को इंटरसेप्ट काट के कौन जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट काट के जा रहा है, right? So that displacement current was a thing that was missing while we were applying Ampere's law, and that is the reason हमको contradiction मिल रहा था दोनों के रिजल्ट में। बात समझ में इज दैट क्लियर। तो इस पूरे कहानी को अगर मैं जनरलाइज करके बोलना चाहूँ, इन जनरलाइज्ड फॉर्म एम्पियर्स लॉ जब हम कंसिडर करेंगे तब हमको दोनों करंट कंसिडर करना पड़ेगा, तब हमको कंडक्शन करंट भी कंसिडर करना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट करंट भी इन जनरल। बात समझ में आया। दैट मीन्स इन दिस केस अभी अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ, ठीक है, अभी अगर मैं करंट का एक्सप्रेशन लिखूँ, ध्यान देना मैं क्या लिखना चाहता हूँ इन दिस केस,
अभी अगर मैं करंट का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा दैट इज आई इक्वल टू आई सी प्लस क्या लिख देंगे हम आई टी लिख देंगे। आई सी क्या है? दिस इज द कंडक्शन करंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना? दिस इज द कंडक्शन करंट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड ये जो आई डी है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। फाइन। अच्छा, अभी इस केस को फिर से एक बार एनालाइज करते हैं। अभी अगर हमने इसको फॉर एग्जांपल सरफेस 1 मानता हूँ और इस पॉट शेप सरफेस को सरफेस 2 मानता हूँ, मैं दोनों केसेस को एक साथ डिस्कस करूंगा। अगर मैंने ऐसा प्लानर सरफेस ले लिया, कैसा सरफेस ले लिया? ऐसा प्लानर सरफेस ले लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तब क्या है? तब ये करंट ये सरफेस जिस करंट को इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो गया हमारा कंडक्शन करंट। इज दैट क्लियर? तो अगर हम ऐसा सरफेस मान के अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द कंडक्शन करंट, ऐसा लगाएंगे। क्योंकि इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में देयर इज नो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? देयर इज नो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या मान लिया? जीरो मान लिया। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हमने सरफेस इस वाले को माना, सेकंड वाले केस में इस पॉट शेप सरफेस को माना और यहाँ पर अगर हमको इस जगह पर अगर हमको एम्पियर्स लॉ लगाना है बी डॉट डी एल में, तब हम क्या लिख देंगे? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स क्या बोला था? कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इस रीजन में कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो ये रीजन है, इस रीजन में कंडक्शन करंट एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है। और हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये पॉट शेप सरफेस जो है, ब्लू कलर का जो सरफेस है, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या कर रहा है? इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिख देंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? तो चाहे तुम ऐसा सरफेस लो, चाहे तुम ऐसा प्लानर सरफेस ले लो, दोनों से जो तुमको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिलेगा क्या मिलेगा? म्यू नॉट आई सी। इसके थ्रू अगर लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा 2 पाई आर, और यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दिस केस म्यू नॉट आई सफिक्स डी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। सो वट एवर बी द सरफेस, आर डिस्टेंस पे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा इट हैज टू बी द सेम। अगर बी का वैल्यू सेम होना है, एक बार हमको ऐसा एक्सप्रेशन मिल रहा है और एक बार हमको ऐसा एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में we can say कि कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा। और हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आर डिस्टेंस पे जितना फील्ड होगा और इस रीजन में यहाँ से आर डिस्टेंस पे, समवेयर हियर आर डिस्टेंस पे अगर तुम यहाँ पर भी फील्ड निकालने का कोशिश करो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, यहाँ पर जो फील्ड है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डिस्प्लेसमेंट करंट रिस्पॉन्सिबल होगा। और यहाँ पर जो फील्ड है उसके कारण कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कंडक्शन करंट। दोनों केसेस में अगर हम यहाँ पर फील्ड निकालना चाहे और फिर से इस पर्टिकुलर एक्सिस से, इस वायर से, वायर तो दिख नहीं रहा, वायर जिस लाइन में है वहां से आर डिस्टेंस ऊपर, अगर इस जगह पर भी हम एक्सपेरिमेंटली फील्ड का वैल्यू निकाले वो सेम ही निकलेगा। तो यहाँ पर फील्ड बनाने वाला कौन है? डिस्प्लेसमेंट करंट। और यहाँ पर फील्ड बनाने वाला कौन है? तुम्हारा कंडक्शन करंट। और इन दोनों कहानी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों का वैल्यू हम क्या मान सकते हैं? दोनों का वैल्यू हम सेम मान सकते हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर? इस पर्टिकुलर केस में तो हमने ऐसा केस देख लिया कि एक स्पेस में सिर्फ कंडक्शन करंट है, दूसरे स्पेस में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है? और एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस इमेजिन कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और इसके थ्रू एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। कैसा करंट फ्लो कर रहा है? स्टेडी करंट। करंट अगर स्टेडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ वैरी नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है, देयर इज नो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द प्लेट्स, तो कंडक्शन करंट एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट अस से मैंने ऐसा एक स्लैब लिया, दिस इज अ स्लैब, ठीक है? और ये जो स्लैब है ये पार्शियली कंडक्टिंग है। कैसा कंडक्टिंग है? पार्शियली कंडक्टिंग। अब इस स्लैब के थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूं, ये स्लैब है और इसके थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? अगर ये पार्शियली कंडक्टिंग है तो इस के अंदर जो मूवेबल चार्जेस है ये लोग मूव करना चालू करेंगे, सो इट विल रिजल्ट इन कंडक्शन करंट। बट एट द सेम टाइम मैं जो इस स्लैब के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवा रहा हूँ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं टाइम के साथ वेरी करवा दूँ तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड
टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी हम एसोसिएट कर पाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में ये एक पार्शली कंडक्टिंग स्लैब के थ्रू अगर मैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दूं तो वो कुछ चार्जेस को भी मूव करवा देगा, एंड एज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ वैरी कर रहा है तो उसके साथ हम डिस्प्लेसमेंट करंट भी एसोसिएट कर पाएंगे। तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऑब्वियसली देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड, तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको बनाने वाला सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं होगा, बट ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम जो डिस्प्लेसमेंट करंट एसोसिएट कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में। तो अगर मैं इस पूरे कहानी को जनरलाइज करके बोलना चाहूँ कि अगर हमारे सिनेरियो में कंडक्शन करंट भी है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी है, तब हमारा मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ क्या होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। उसको बस थोड़ा सा चेंज आएगा एक्सप्रेशन में, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और जब हम यहाँ पर करंट लिखेंगे तो अब यहाँ पर हमको टोटल करंट लेना पड़ेगा, दैट इज कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर फॉर एग्जांपल तुम बाहर अप्लाई कर रहे हो तो आईडी का वैल्यू 0 पुट कर देना, कैपेसिटर के अंदर अगर इस लॉ को अप्लाई कर रहे हो तो आईसी को 0 पुट कर देना। अगर ऐसे एक जगह पर अप्लाई कर रहे हो जहाँ पर आईसी आईडी दोनों एग्जिस्ट करता है तो दोनों वैल्यूज को तुमको पुट करना पड़ेगा, जिसको फाइनली तुम सजा के क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट IC प्लस ID की जगह हम एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, which justifies the fact कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बनाने वाला कंडक्शन करंट के साथ साथ ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए। सो हेंस वी हैव प्रूव दैट a टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड also produces magnetic field. Is that clear? पक्का समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट करके बताना अगर डाउट है तो, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू। आई होप सो तुमको ये जो पूरा कंसेप्ट ये प्रॉपर्ली समझ में आया। तो इस पूरे कहानी को अगर हम सिंपल लाइन्स में बताना चाहे तो हम ये कहेंगे कि हमको पहले से ही पता था कि अगर एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अब हमको ये पता चल गया कि अगर हमारे पास एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ हम डिस्प्लेसमेंट करंट एक एसोसिएट कर सकते हैं एंड दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो बात ऐसा है, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी के उसी फ्रीक्वेंसी का वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड एज बिकॉज वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, वो इंटरनल फील्ड से क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ कपल करके दे विल प्रोड्यूस दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। Is that clear? So here I conclude this video. I hope you have understood this. Stay tuned for the next video. Take care. Bye.